हेलो एवरीवन, वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल ए का चैप्टर 12 यानी पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे। पार्ट 2 हम लोग करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो पॉज करके डिस्क्लेमर देख लीजिए एंड दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक से। क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब क्या है? मतलब अमाउंट ऑन द चेक जो भी डिपॉजिट डायरेक्टली किया जाएगा बैंक अकाउंट ऑफ द पेई में, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑन द चेक हैज टू बी डिपॉजिट डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पे। मतलब अगर चेक क्रॉस करी गई है, इसका मतलब साफ ये है कि जो भी पेमेंट किया जाएगा उस चेक में जो भी अमाउंट लिखा है वो पे के सीधे और सीधे अकाउंट में जाएगा, ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कितने प्रकार की क्रॉसिंग होती है। पहली होती है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है? जब चेक में ऊपर दो पैरेलल लाइन बना दी जाती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दो ट्रांसवर्स मतलब टेढ़ी टेढ़ी लाइनें दो ड्रॉ कर दी जाती है उसको, और उसमें लिख दिया जाता है वर्ड्स क्या लिखे जाते हैं? एंड कंपनी। और ये दोनों लाइनों के बीच में लिखा था एंड कंपनी, इसको बोलेंगे जनरल क्रॉसिंग। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या होती है? रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब होता है जो वो ट्रांसवर्स लाइंस पैरेलल लाइंस बनाई गई है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चेक के, उस पे वर्ड्स लिख देते हैं अकाउंट पे। अकाउंट पे का मतलब है कि अकाउंट में ही पैसा आ जाएगा। इस केस में चेक जो है वो उस पर्टिकुलर पर्सन जिसका भी नाम चेक में लिखा था उसके अकाउंट में ही पेमेंट जाएगा। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है? स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब होता है एक ऐसी चेक जिसमें उसमें बैंकर का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, कौन बैंकर इसका पेमेंट कर सकता है, मतलब मान लीजिए एसबीआई लिख दिया तो एसबीआई पेमेंट करेगा। और कहाँ लिखा था? वही जो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस होती हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो बनाई जाती है उन्हीं में। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है? जो पेइंग बैंकर होता है वही उसको पेमेंट करेगा, और अगर वो चाहे तो किसी और को भी असाइन कर सकता है। मान लीजिए एसबीआई पास गया, एसबीआई ने उसको पीएनबी को अलॉट कर दिया, तो इस केस में एसबीआई क्या कर सकता है? एक एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। एजेंट उसको बनाएगा पीएनबी को, जिसके उसने भेजा, कहेगा भाई हमारे एजेंट से आके आप पेमेंट ले लो, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, डबल क्रॉसिंग क्या है? डबल क्रॉसिंग का मतलब क्या है? जब एक बैंक जिसको चेक क्रॉस करके दी है उसने फर्दर उस बैंक उसको कलेक्शन के लिए अगली बैंक के पास भेज दिया, दैट इज कॉल्ड एट डबल क्रॉसिंग। ठीक है, बाउंसिंग ऑफ चेक्स या डिसऑनर ऑफ चेक्स क्या होता है? मतलब आपको पता है जब पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट अकाउंट में पैसा नहीं था तो चेक तो वापस आ ही जाएगी। तो अगर बाउंसिंग ऑफ चेक होता है, चेक कोई डिसऑनर होती है, तो उस केस में जो अनपेड क्रेडिटर है, मतलब जिसके नाम की चेक कटी थी, जिसको पैसा मिलना था उसको नहीं मिला, उसको हम पे ही बोलते हैं। अब क्योंकि उसको पैसा मिला है तो उसको बोलेंगे अनपेड क्रेडिटर। मतलब पैसा मिलना था इसलिए क्रेडिटर, नहीं मिला इसलिए अनपेड हो गया। तो अनपेड क्रेडिटर को नोटिस भेजेगा वो अपने वकील के थ्रू। किसको भेजेगा? डिफॉल्टिंग डेटर को, मतलब जिसने चेक ड्रॉ करी है, जिसने चेक पे साइन किया है, वो डिफॉल्टिंग डेटर को या उस कंपनी या उस पर्सन, उस इंडिविजुअल को अपने वकील के थ्रू एक नोटिस भेजेगा। किसके द्वारा? सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट के अंतर्गत। एनआई एक्ट 1881 के सेक्शन 138 में ऐसा कहा गया है। इसमें नोटिस में उसे 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि 15 दिन में वो कोई पैसा नहीं देता है या कोई एक्शन नहीं लेता है तो उस केस में ये क्या कर सकता है? एक लीगल कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग डेटर के अगेंस्ट एक लीगल कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। इसके बाद एंडोर्समेंट ऑफ चेक्स कितना प्रकार का होता है? देखिए 6 तरह का होता है। एंडोर्समेंट में पहले डिस्कस कर चुके हैं, मतलब चेक के पीछे अपने ऐसा कुछ एंडोर्स कर देना, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट में दे देना कि भाई हम इसको किसी और के नाम पर एंडोर्स कर रहे हैं कि और पेमेंट ले सकता है इसका। ठीक है, अगर चेक के पीछे मान लीजिए 2-3 बार 4 बार एंडोर्स हो चुका है, अब जगह ही नहीं बची एंडोर्समेंट की, तो एक अलग से पेपर, एक शीट लगाकर उस पर भी जाता है और उसको उस शीट को उस चेक के साथ क्लिप करना होता है, जोड़ देना होता है। ठीक है, मतलब पंच कर देना होता है। 6 तरह का एंडोर्समेंट होता है। पहला होता है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, जिसे जनरल एंडोर्समेंट भी बोलते हैं। एन एंडोर्समेंट इज सेड टू बी ब्लैंक और जनरल व्हेन द एंडोर्सर पुट्स हिज सिग्नेचर ओनली। यदि चेक के पीछे या उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे सिर्फ और सिर्फ एंडोर्सर अपना साइन कर देता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखता है, किसी का नाम नहीं लिखता है, किसको देना है, क्या पेमेंट देना है, कुछ नहीं लिखता है, तो उसे बोलेंगे एंडोर्समेंट इन ब्लैंक या जनरल एंडोर्समेंट। ये सेक्शन 16 एनआई एक्ट का है, उसमें बताया गया है। एंडोर्समेंट इन फुल या स्पेशल एंडोर्समेंट क्या होता है? एन एंडोर्समेंट इन स्पेशल और फुल इन द इफ द एंडोर्सर इन एडिशन टू हिज सिग्नेचर आल्सो मेंशन्स द नेम ऑफ द पर्सन टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड। मतलब उसने पीछे एंडोर्सर ने साइन भी किया और साथ ही साथ ये भी दिया कि भाई फला फला व्यक्ति को पेमेंट करना है, तो फला फला व्यक्ति जो है वो एंडोर्सी हो गया और जिसने साइन किया वो एंडोर्सर हो गया। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट इन फुल या स्पेशल एंडोर्समेंट बोलेंगे। ठीक है, कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या होता है? कंडीशनल इज द नेगोशिएशन व्हिच टेक्स इफेक्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ स्टेट। इसमें कहा गया यदि सर्टेन चीज हैपन हो जाएगी, मतलब कोई भी चीज हो जाएगी या सर्टेन इवेंट हैपन हो जाएगा, तो ये एंडोर्समेंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंडीशनल एंडोर्समेंट। ये सेक्शन 52 में करा गया है।
रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्या है? रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का मतलब ये है कि एंडोर्समेंट की प्रक्रिया को खत्म करना। मतलब एक ने अपने पीछे साइन कर दिया, एंडोर्समेंट कर दिया और उसके बाद ये कह दिया कि अब ये आगे एंडोर्स नहीं होगा, ये भी लिख दिया कहा फला फला को दे दो भैया, लेकिन इसके आगे एंडोर्समेंट हम अलाउ नहीं करते, तो इसे क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट बोलेंगे। इससे क्या होता है कि एंडोर्समेंट फर्दर नहीं हो पाएगा, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड कम हो जाता है। मान लीजिए पर्सन ए ने बी को एंडोर्स किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, अब डी से वो चेक हो गई, तो अब चेक मान ली किसी को मिल गई, उसने खुद ही डी से ई को एंडोर्स कर लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि अब सी ने उस पर लिख दिया रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कि अब इसके आगे एंडोर्समेंट नहीं करना है, तो उस केस में ये फ्रॉड्स और फ्रॉडरी को भी बहुत प्रिवेंट करता है। एंडोर्समेंट सैंस रिकोर्स का क्या मतलब है? सेक्शन 52 में बताया गया। सैंस रिकोर्स मतलब होता है विदाउट लाइबिलिटी। सैंस रिकोर्स आपने कई जगह पढ़ा होगा वैसे भी। तो एंडोर्समेंट सैंस रिकोर्स का मतलब यह है कि आपने नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट को पीछे ही लिख दिया ट्रांसफर्ड सैंस रिकोर्स, मतलब कि एंडोर्स कर दिया, लेकिन इस लाइबिलिटी से आप फ्री भी हो गए कि अगर ये सब्सिक्वेंट एंडोर्समेंट होता है तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। आगे अगर जैसे रिस्ट्रिक्टिव था कि मना कर दिया नहीं करना है और इसने बोल दिया कि आगे कर दो, तो हमें नहीं पता भैया, हमने पेमेंट कर दिया, हमारा काम खत्म। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट क्या होता है? फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट इज एंडोर्समेंट वेयर द एंडोर्सर वेव सम राइट टू विच ही इज एंटाइटल्ड। यहां पर क्या होता है कि जो एंडोर्सर है, जो साइन कर रहा है एंडोर्स करने के लिए, वो अपने कुछ राइट्स को वेव करता है। जैसे कि द एंडोर्सी इज लायबल टू गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द एंडोर्सर, नॉर्मली फेलियर टू गिव नोटिस विल एब्सॉल्व द एंडोर्सर फ्रॉम हिज लायबिलिटी। मतलब एक तरह से इसमें फैकल्टेटिव में क्या है कि मान लीजिए एंडोर्सर जो साइन कर रहा है उसने चेक डिसऑनर होने पर यह कह दिया कि डिसऑनर होने पे ये कह रहे हैं कि नोटिस नहीं मिली तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो नोटिस ने दी नहीं, कोई जिम्मेदारी रही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट किया था। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।